प्रति एक नया आकर्षण विकसित करने का काम किया है। भारत सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान संचार कार्यक्रमों में 11th PCST और 6th HSCI में सक्रिय रहकर इन्हें सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञान संचार की दुनिया में अभूतपूर्व काम के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही ICAR द्वारा अपने 91th स्थापना दिवस पर प्रिंट मीडिया में बेहतरीन कार्य के लिए 1 लाख रुपए का चौधरी चरण सिंह अवार्ड प्रदान किया गया है। 70वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके अलावा इंडियन साइंस कांग्रेस सहित कई वैज्ञानिक और सामाजिक संगठनों ने उनके काम के लिए उन्हें सम्मानित एवं पुरस्कृत किया है। सर, I would like to welcome you and please kindly start the session. Thank you. Okay, thank you very much. तो मैं अभी यहाँ साइंस कम्युनिकेशन की बात हम करेंगे। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर जो 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है हमारी टीम का, उसके आधार पर आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि कुछ जो रिसर्च स्कॉलर्स जो साइंस कम्युनिकेशन को अपना सब्जेक्ट या टॉपिक चूज करना चाहेंगे। ये लगभग 24 इयर्स पहले हमने एक मिशन शुरू किया था, जो कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में भी बोला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाम से मिशन वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम उसको कहते हैं। और जो उसकी पंच लाइन है वो हमने दी है, हमारी टीम ने दी है कि कोई भी कार्य करने से पूर्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं तो वो काम अच्छा होगा और एकदम सहज और सरल हो जाएगा वो काम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 24 इयर्स का अपने आप में एक लंबा सफर होता है। हालांकि हम लोग सारे यूनिवर्सिटी के आपके टीचर्स और हम लोग सभी ये चाहते हैं कि आप अपनी रिसर्च पूरी करके और कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट बने, लेकिन उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये मानी जाती है कि आप ऐसा कोई काम शुरू करें अपने रिसर्च के आधार पर कि हम औरों को जॉब दे सकें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज। इसलिए चैलेंज है ये कि हमारा देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत है, यहाँ पर हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को अब सरकारी जॉब मिल जाए, इसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो हमें इस तरह की अपनी मानसिकता डेवलप करनी होगी कि हम ऐसा कोई काम करें जिसमें 10 लोगों को और मैं जॉब देने की स्थिति में आ जाऊं। तो ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। हम जो काम कर रहे हैं साइंस कम्युनिकेशन की फील्ड में, उसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे भारत सरकार के सहयोग से, वो ये था कि 15 दिन में पाक्षिक जिसको बोलते हैं ना, फोर्टनाइटली एक न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे थे हम। अब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी तो हमारी टीम को, और वो जिम्मेदारी ये है कि अब आप फोर्टनाइटली नहीं, अब आप एक डेली साइंस का एक न्यूज़पेपर पब्लिश करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में, दुनिया में अच्छी साइंस बहुत हो रही है। अगर वो साइंस लोगों तक हमने कम्युनिकेट नहीं करी या कम्युनिकेट नहीं हो पाई वो, तो उस साइंस के होने का मतलब क्या रहेगा। तो इसलिए हमें इस दुनिया में, देश में, हमारे देश में जितना जरूरी साइंस का होना है उतना ही जरूरी साइंस कम्युनिकेशन का होना भी है। ये चीज नई आपने सुनी होगी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसलिए कि साइंस कम्युनिकेशन का फील्ड जो है नया और एक इमर्जिंग फील्ड बना है, और इसमें अब जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने जो मतलब कोर्सेज भी डिजाइन करके लाई हैं, और वो स्टूडेंट्स को कोर्सेज भी करा रही हैं और जॉब्स की भी अब तो अच्छी संभावना इसके अंदर बनने लगी है। तो साइंस कम्युनिकेशन के बारे में मैं और आपको बता देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ तो हम देख रहे होंगे, आप अपने छोटे बहन भाइयों को देखते होंगे या मोहल्ले पड़ोस में और लोगों को देखते होंगे, क्लास के स्टूडेंट्स को देखते होंगे कि पढ़ने लिखने की आदत लोगों की बहुत कम हो गई है या ना की बराबर हो गई है। ऐसी स्थिति में हमारा मिशन क्या कर रहा है कि जहां लोग पढ़ना लिखना ही नहीं चाहते हैं, हम उनको विज्ञान पढ़ाने की जिद कर रहे हैं। लेकिन हमारा हौसला अभी टूटा नहीं है, ना ही कभी टूटेगा शायद। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग विज्ञान पढ़ना पसंद करेंगे अगर हम उसको बहुत अच्छी फॉर्म में लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो
ये मिशन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उद्देश्य मैं आपको बता देता हूं कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी सोच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दे, साइंटिफिक टेम्पर। ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। आगे मेरी एक स्लाइड आएगी जिसमें संविधान को मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, वो जो पॉइंट है जहां पर, तो उससे आपको पता लग जाएगा। और आप जो पॉइंट्स इसमें से नोट करना चाहें जरूर करें, और आपको जहां विशेष रूप से नोट करना होगा मैं बोल भी दूंगा। तो रोजमर्रा के कामकाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मदद से जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं छोटी मोटी, उनको थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर डालते हुए उसमें फिर आप पूरा करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हम उसको जल्दी से और सही तरीके से कर पा रहे हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिन लोगों में होता है उनका जीवन खुशहाल होता है, इसलिए क्योंकि उनके ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती और वो साइंटिफिक सॉल्यूशंस जानते हैं। ये हमारे पहले प्रधानमंत्री जी हैं, सभी जानते हैं। बच्चे इनको चाचा नेहरू के नाम से जाना करते थे, याद करते थे उस समय, उस जमाने में। और हमने और आपने तो किताबों में ही पढ़ा है। तो साइंस कम्युनिकेशन के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 12 दिसंबर 1949 में, जिसको कि काफी समय हो गया है। यानी साइंस कम्युनिकेशन कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हमें नया लग रहा है क्योंकि इसका इतना प्रचार प्रसार हो नहीं पाया था बाई चांस। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था कि साइंस होने लगी है, अब हमें इस साइंस को लोगों की डोर स्टेप तक पहुंचाना है, और ऐसी तरीके से पहुंचाना है कि ये ऐसा ना लगे कि बहुत ही ज्यादा ऐसा विषय है, बहुत कठिन है, विज्ञान या गणित ये माना जाता रहा है अभी तक स्कूल लेवल पर। तो उस भ्रांति को मिटाने का काम हम लोग जो साइंस कम्युनिकेशन करते हैं, या साइंस हम जिसने भी पढ़ी है, वो सब ये भ्रांतियां आराम से मिटा सकते हैं नई पीढ़ी में, कि साइंस बहुत कठिन नहीं है बल्कि बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छा विषय है। हमें उसको अगर पढ़ते हैं तो हमें वो समझ में भी आता है। ये एक स्टेटमेंट मैंने डाला है यहाँ, जो अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने ये डिटेल इधर लिखी हुई है, आप देखेंगे इसमें। ये सोर्स में जो मैंने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का ये स्टेटमेंट है, हम यहाँ से स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। इस स्लाइड चेंज नहीं हो रही। अच्छा, स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, मेरे यहाँ तो दिखा रहा है वो हो रही है। सर हम तो बस ये साइंस एंड कम्युनिकेशन ही देख पा रहे हैं। अच्छा, तो अब मैं इसको, अब हो रही है सर, स्लाइड चेंज हुई है। अब हो रही है सर, अब हो रही है। अच्छा, तो मैं स्लाइड पे हूँ अब। है प्रधानमंत्री जी का फोटो दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ठीक दिख है, रहा मैं है। इसको F5 नहीं करता हूँ, मैं इसको स्लाइड शो वाले ही उसमें चलने देता हूँ। ओके। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ये स्टेटमेंट मैंने उस समय लिया। ये उन्होंने अपने भाषण में बोला था 1 जनवरी 2018 को, और उस समय बोला था जब वो ऑनलाइन मोड पर, एक हमारी बहुत बड़ी संस्था है, तो प्रोफेसर बोस जी को समर्पित है वो, कोलकाता में उनकी 125वीं जयंती को वो जो है संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो उन्होंने कहा था कि टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड लव ऑफ साइंस इन आवर यूथ, यूथ आप लोग हैं बैठे हैं, इट इज वाइटल दैट वी प्रमोट साइंस कम्युनिकेशन इन अ बिग वे, इन अ बिग वे। यानी हमें अब बहुत बड़े स्तर पर साइंस कम्युनिकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइंस कम्युनिकेशन की फील्ड में आने वाले समय में बहुत जबरदस्त स्कोप आने वाला है, ऐसा लगता है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं अगर, तो हम ये मान सकते हैं कि अब हमारे वैज्ञानिक और अथॉरिटीज भी इस चीज पर ध्यान देंगे, और अब साइंस कम्युनिकेशन की डिमांड और बढ़ेगी, ऐसा माना जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूं आगे की बातें। देखिए, हमारे देश में साइंस कहाँ कहाँ है, ये मोटे तौर पर मैं आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले डीएसटी आता है। डीएसटी का मतलब आप जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सभी स्टेट्स में भी होता है, एक डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, और एक भारत सरकार का डिपार्टमेंट भी है। तो मैं यहाँ जो भी बात कर रहा हूँ भारत सरकार की कर रहा हूँ। स्टेट वाले डिपार्टमेंट जो है अपेक्षाकृत जो है वो थोड़े छोटे होते हैं। तो डीएसटी, आप साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब समझते होंगे, आपके टीचर्स और प्रोफेसर्स बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे, क्योंकि वो भी जो भी प्रोजेक्ट करते हैं आपके प्रोफेसर्स वगैरह, वो सभी को डीएसटी से ग्रांट मिलता है लगभग लगभग, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके।
आपको लाखों और करोड़ों तक में भी ग्रांट मिलता है, वो सब डीएसटी प्रोवाइड कराता है। तो नंबर 1 डीएसटी हो गया। दूसरा है सीएसआईआर। सीएसआईआर की 39 लेबोरेटरीज हैं भारत में, जिनको राष्ट्रीय प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। नेशनल लेबोरेटरीज का संज्ञा दी गई है उनको। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कहा जाता है कि हमारे देश का जो भी विकास हुआ है देश में, वो सब वहीं से निकला है, लेबोरेटरीज से निकला है। ये हमारी सुई, ये जो आप जब ये जाते हैं ना वोट डालने, तो आपकी एक बिल्कुल ब्रश से आपकी उंगली पर एक इंक लगाई जाती है, वो इंक भी सीएसआईआर ने ही बनाई है। और हवाई जहाज, पवनहंस वगैरह हवाई जहाज भी सीएसआईआर बनाता है। तो सुई से लेकर तलवार तक, जिसको अपन कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में, वो सब सीएसआईआर बनाता है। और इसकी बहुत बड़ी बड़ी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं। और आप भी पीएचडी करके इनमें अपना भाग्य आजमा सकते हैं। इनके रिक्रूटमेंट के अलग अलग डिविजन हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं। जब भी वैज्ञानिक की जरूरत होती है, तो आप अगर उसमें तो फिट बैठ रहे हैं, तो आप उसमें अप्लाई करें और आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद आईसीएआर आता है। आईसीएआर होता है, आईसीएआर का मतलब है एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फिर इसरो है। इसरो को हम सब जानते हैं, अभी अभी थोड़े दिन पहले ही इतने बड़े बड़े कारनामे इसरो की तरफ से हुए हैं, जिसमें कि हमारा देश की जो रैंकिंग है वो उछलकर काफी ऊपर आ गई है। और फिर डीआरडीओ, जो कि ये रक्षा के लिए काम करते हैं, सारी मिसाइल्स वगैरह डीआरडीओ बनाते हैं। फिर डीएई, ये नाम हो सकता है आपने ज्यादा नहीं सुना हो। डीएई है तो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ एटॉमिक एटॉमिक एनर्जी। एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी वाले भी बहुत काम कर रहे हैं। और आप तो कोटा यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे हैं सारे बच्चे, तो कोटा के पास ही रावतभाटा में जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट है, वो आपने देखा होगा कभी। अगर नहीं देखा है तो कभी भी जब भी मौका मिले आपको, वो देखने जाइए। वो एटॉमिक एनर्जी का ही एक बहुत बड़ा प्लांट है, और उसका एक्सपेंशन भी बहुत हो रहा है। और जहां देश में साइंस होता है, वो यूनिवर्सिटीज हैं या कुछ एनजीओज हैं बहुत बड़े बड़े। तो यूनिवर्सिटीज में साइंस के डिपार्टमेंट्स में जो रिसर्च होती है, वो रिसर्च ही बाद में कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस में काम आती है, टेक्नोलॉजी बनती है, उसके प्रोडक्ट बनते हैं। और जो रिसर्च होती है यूनिवर्सिटीज में, जैसा मैं अभी कह रहा था, उन सभी को अगर वो अच्छे लेवल की रिसर्च है, तो उसमें प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करिए आप डीएसटी में, वो आपको फंड्स करेंगे और पैसा मिलता है काम करने के लिए। तो आपके टीचर्स भी कर सकते हैं और आप लोग भी कर सकते हैं। मैं इसके अलावा आपको साइंस इन इंडिया के ही टॉपिक में एक अगली बात बताता हूँ। एसीएसआईआर का नाम आपने सुना होगा सभी ने, एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। ये सीएसआईआर का ही पार्ट है। और ये आजकल इसके बारे में ये चर्चा जोरों पर है कि ये कहा जा सकता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी अपने अनोखी एक यूनिवर्सिटी बन गई है। कैसे बन गई है कि एक यूनिवर्सिटी है जिसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है, चेन्नई में है। और अभी जो मैंने बताया था सीएसआईआर की 39 सिटीज में बड़ी नेशनल लेबोरेटरीज हैं, वो सब इसके पार्ट्स हैं, है ना। मतलब जैसे आप समझ गए होंगे, सीडीआरआई अगर लखनऊ में है, सीडीआरआई यानी कि ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो अगर आप में से कोई ड्रग रिसर्च के मामले में पीएचडी करना चाहता है, तो इनके माध्यम से एडमिशन करके वो आपको सीडीआरआई लखनऊ में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वहां के वैज्ञानिकों के साथ आप रिसर्च कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे डिविजन्स हैं। आप किसी भी विषय में जो विज्ञान के में अगर रिसर्च करना चाहते हैं सीएसआईआर के माध्यम से, तो वो आपको उसी लैब में वहीं भिजवा देंगे। देश भर में इसका पूरा नेटवर्क बना हुआ है, वो आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, जो भी देखना चाहें। ये जो मैंने अभी आपको जिक्र किया था, भारत का संविधान का आर्टिकल 51A(H) जो है, वो कहता है कि AH, तो मैं H वाला पार्ट आपको बता रहा हूं, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। हर व्यक्ति में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना चाहिए, तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को, समाज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, एक अच्छा और सरल सॉल्यूशन दे सकता है। और हमेशा सवाल पूछने की आदत डालिए, ये आपके टीचर्स भी आपको कहते ही होंगे। और सवाल पूछने की आदत ही इंक्वायरी वाली एक बात है, जो संविधान में भी कही गई है।
मैं आपको आगे बता रहा हूँ अवसर के बारे में। ये भारत सरकार की एक योजना है, जब आप रिसर्च स्कॉलर बन जाएंगे, रिसर्च में आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तब ये चीज आपके काम आने वाली है। तो जब रिसर्च करते हुए आपको लगभग 1 साल हो जाएगा, तो आप अपनी रिसर्च की स्टोरी लिखेंगे और उसको प्लान करके, और इस वेबसाइट पर अगर आप डालेंगे, अवसर, आप नोट कर लें इसको, मैं विशेष रूप से आपको कह रहा हूँ कि इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा के, अगर ये पूरे देश का कंपटीशन होता है रिसर्च स्कॉलर्स का, तो हम अपनी रिसर्च स्टोरी इस पर रजिस्टर करेंगे, और फिर एक जूरी है दिल्ली में जो उसमें से सिलेक्ट करती है। नेशनल अवार्ड देने के लिए 1-1 लाख रुपए तक के अवार्ड्स इसमें दिए जाते हैं। आप आप इस वेबसाइट पर जाएं और मतलब इंटरनेट पर देखें, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चूंकि आप रिसर्च स्कॉलर बनने वाले हैं, इसलिए आपके तो बेहद काम की चीज है ये, इसको नोट कर लीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात अब दोबारा कर रहे हैं। ये देश में इसको एक सक्सेस स्टोरी के रूप में बताया जाता है ना। वो सक्सेस स्टोरी इसलिए कहते हैं इसको, जो अथॉरिटीज हैं वो, कि एक बात तो ये है कि पहले तो विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, उनमें ये प्रयास ऐसा है जो बहुत ज्यादा, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है। 15 दिन में आ रहा था अभी तक, तो अब डेली आने लग गया है। तो हालांकि आपने कुछ मैगजीन्स का नाम सुना होगा, विज्ञान प्रगति वगैरह वगैरह। तो विज्ञान प्रगति जो मैगजीन है, वो CSIR की ही है मैगजीन, जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभी, है ना। CSIR की एक लैब है दिल्ली में, निस्केयर, अब उसका नाम निस्पर हो गया है। वो लैब ही वो मैगजीन पब्लिश करती है। साइंस रिपोर्टर भी है, विज्ञान प्रगति भी है, और साइंस की दुनिया भी है। तो इनमें से आपने कोई ना कोई आपको देखने को मिली होगी। अगर नहीं देखने को मिली है तो आपको जहां भी मौका मिले इसको देखने का प्रयास करना। ये बहुत ही अच्छी राष्ट्रीय मैगजीन्स हैं जो साइंस को फोकस है पूरी। अच्छा, तो ये जो एग्जाम्पल है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वो इसलिए सक्सेस स्टोरी माना जाता है कि जब ये शुरू हुआ होगा 24 ईयर्स पहले, तो बहुत छोटा रहा होगा। हर चीज जब स्टार्ट होती है तो छोटे लेवल पे ही होती है, फिर बाद में धीरे धीरे समय के साथ वो बड़ी हो जाती है। उसकी टीम के जो मेंबर्स हैं उनका जो अनुभव बड़ा होता जाता है, तो वो अनुभव के आधार पर उसको और विकसित करते रहते हैं। अभी मैंने जब प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा था, तो मैंने आप लोगों को एक रिक्वेस्ट ये करी थी कि आप लोग सब नौकरी हासिल करें, आप जॉब लें। सरकार में जॉब लेना सबसे अच्छा माना जाता है। आपको हमारी शुभकामनाएं कि सबको सरकार में जॉब मिल जाए। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी बने जो और लोगों को जॉब दे सकें। तो ये वही एग्जाम्पल बना है एक। तो जब ये शुरू हुआ था 24 ईयर्स पहले, तो कुछ यंग ग्रेजुएट्स आप जैसे लोग थे, उन्होंने मिलकर जो है एक विचार को जन्म दिया कि साइंस को कैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए जो अभी उपलब्ध संसाधन हैं उनसे अलग हटके कुछ नया करने की जरूरत है। तो वो क्या किया जा सकता है। तो सोचते 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 मंथन करते करते यहाँ तक पहुंचे कि साइंस का एक अखबार अभी भारत देश में नहीं है। हालांकि दूसरे देशों में है, मैं वो बताऊंगा आपको आगे। भारत में नहीं है। और ये हमारे सिस्टम में इतना रचा बसा हुआ है कि जब भी हम अपने घर में सुबह उठते हैं तो चाय के साथ हमारे बुजुर्ग, जो घर के बड़े लोग हैं, वो अखबार जरूर पढ़ते हुए आपने उनको देखा होगा। और ये भी संभावना है कि हर घर में लगभग कोई ना कोई अखबार तो आता ही है, ऐसा भी माना जाता है। तो अखबार से लोगों को तो एक विशेष अटैचमेंट जैसा है। मीडिया का एक फॉर्म है अखबार। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि न्यूज़पेपर पे ही काम करो, और वो भी हिंदी भाषा में काम करो। हिंदी भाषा में विज्ञान उपलब्ध नहीं है। इंटरनेट पर आप देखोगे तो इंग्लिश में अगर आप जो है, तो कुछ भी बोलो गूगल को, तो वो उसका जवाब अपने तरीके से देने का प्रयास करता है। लेकिन हिंदी में जानकारियां बहुत कम होती हैं। हालांकि अब उसका स्तर बढ़ता जा रहा है, तो हिंदी में भी उपलब्ध होने लगी हैं। लेकिन उस समय जब नहीं थी 24 ईयर्स पहले, तो ये विचार बनाया गया, और अब इसमें लगभग 15 से 20 लोग मिलकर
जो टीम वर्क के साथ ये काम कर रहे हैं, और उन सभी का ऑनरेरियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है। तो ये अ, एक ऐसा छोटा रूप बन गया है। ये अगर इसकी प्रसार संख्या और बढ़ जाती है, करोड़ों में पहुंच जाती है, जैसे दूसरे न्यूज़पेपर्स के बारे में हम सुनते रहते हैं, तो जो हमारी टीम है उसको भी उसी उसी रेशो में बढ़ाना भी पड़ेगा। तो ये जो मैं बात आपको शुरू में कह रहा था कि ऐसे बनिए कि जॉब दे सकें, तो दे सकें की स्थिति ये बन गई एक एग्जाम्पल। इसलिए इसको भारत सरकार सक्सेस स्टोरी के रूप में देखती है और इसको प्रमोट करती है, और सारी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही होती है। कि समाज को इससे क्या लाभ होता है, ये हम जो है अभी तक जिक्र करते रहे हैं, और मैं आपको पॉइंट्स में बता देता हूं कि नई पीढ़ी में आप जैसे लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, उनकी विज्ञान के अध्ययन में रुचि जागृत होती है, बनती है, बढ़ती है। अभी आज के इस लेक्चर से भी कुछ लोग आप साइंस कम्युनिकेशन को ऑप्ट करना चाहेंगे तो अच्छी बात होगी। अंधविश्वास जो फैले हुए हैं देश में या हमारे आसपास कहीं जहां से भी आप लोग आए हैं, वहां अंधविश्वासों का बहुत बोलबाला है। आपने कई अखबारों में, न्यूज में, मैगजीन्स में देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि साहब उसके जो सोना डबल करने के लिए उन्होंने कुछ उनके आभूषण घोल में डाले, और तो ऐसे करके वैसे करके दे दिए, और घोल में वो उनका सोना ले गए। फिर बाद में वजन देखा तो काफी कम हो। इस तरह की कई घटनाएं होती हैं, भूत प्रेत उतारने वाली घटनाएं होती हैं। वो अंधविश्वास सारा विज्ञान के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। समस्याओं को हैंडल करने की बेहतर समझ विकसित होती है, ये मैंने अभी आपको बताया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं जो विज्ञान को पढ़ने वाले लोगों में और लोगों से अलग होती हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो कि साइंटिफिक मेथड, अब आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो ये तो आपने शुरू से ही पढ़ा होगा। यहाँ स्लाइड को स्किप भी किया जा सकता है। सबसे पहले आपको एक प्रश्न पूछना पड़ता है, फिर उसके बैकग्राउंड रिसर्च करनी पड़ती है, जो अब आप करने वाले हैं सब। तो ये आप जानते हैं कि रिसर्च किस तरह से होती है, आप इस स्टेज तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब जानते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की स्थापना से लेकर आज तक इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, और मैं आपको एक अवसर भी दूंगा कि आप उसको निशुल्क प्राप्त कर सकें, है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभी तक के अंक आपको जब भी फुर्सत हो, कभी मान लीजिए ट्रेन में सफर कर रहे हैं, टैक्सी में सफर कर रहे हैं, 2-3 घंटे का समय है, तो आप उस लिंक पर जाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंकों को निशुल्क पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो आपके इंटरेस्ट की बात उसमें आपको कोई भी स्टोरी के फॉर्म में मिलती है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी लाइब्रेरी एक आर्काइव बना के उसमें रख लें, बार बार उसको यूज करें, रेफरेंस के रूप में यूज करें। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि दूसरे अखबारों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसलिए भी अलग है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है। तो इसमें जो भी कुछ आपने इसके अंदर पढ़ा है या पढ़ा होगा या पढ़ते हो, तो वो ऑथेंटिसिटी उसकी औरों की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि जहाँ भी मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो चीजें ऑथेंटिक और कई स्टेजेस से गुजरने के बाद वहां तक पहुंचती है कि उसको पब्लिश किया जाए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 15 जुलाई 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, और अभी 24 चल रहा है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो 4 पेज का टैबलॉइड था, ब्लैक एंड व्हाइट सा, सिंपल सी फॉर्म में, और एक बहुत ही छोटा उसका एक स्वरूप था देखने में। और समय के साथ जो है इसकी पेज संख्या बढ़ गई, 8 हो गई, और वर्तमान में ये जो 16 पेज का हो गया। और अब ये 16 पेज का रेगुलर चल रहा है, पाक्षिक वाला जो मैंने आपको बताया। और अब जो है विज्ञान का दैनिक प्रारंभ हो चुका है। तो मैं जो आपको लिंक अभी दूंगा थोड़ी देर बाद अपने प्रेजेंटेशन के लास्ट में, जिसमें कि निशुल्क आप इन सारी चीजों को एक्सप्लोर कर पाओगे, तो वहां वो दैनिक भी आपको मिलेगा और पाक्षिक भी आपको मिलेंगे। जो आपको अच्छा लगे वो उसमें पढ़िए, अगर आपकी इच्छा होती है तो। और जो स्टोरी अच्छी लगती है स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने आर्काइव में रखिए, या लोगों को भेज दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, आपकी मर्जी है। ये इस तरह का दैनिक है,
जो 4 पेज का फुल साइज है। अभी हमने कुछ दिनों पहले भरतपुर के वहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट का, वहाँ एक प्रोग्राम हो रहा था। आपकी यूनिवर्सिटी में भी कई प्रोग्राम्स हो चुके हैं और भी होंगे आगे। तो वहाँ ये प्रोग्राम हो रहा था, तो जो भारत सरकार के कंसर्निंग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये जो डेली वाले ये जो मिशन है उसको इन्होंने रिलीज किया था। डॉक्टर पंपोज कुमार जी हैं, वो एडवाइजर हैं भारत सरकार के, साइंटिस्ट जी हैं। उन्होंने इसको वहां रिलीज किया था और अब ये रेगुलर उसके बाद चल रहा है अभी तक। अभी देखते हैं क्या नए मॉडिफिकेशंस होते हैं, आप तक कैसे पहुंच पाएगा। अभी ये आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में, और हमें उम्मीद है, मतलब हमें उम्मीद इसलिए है कि जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं उसमें ये प्रिंट में भी जल्दी ही आने लगेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जब 10 वर्ष हुए थे तो एक डिकेड सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया था। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से समय मांगा गया था, हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते। तो उन्होंने विज्ञान का अखबार सुनकर सिर्फ हमें 20 मिनट का समय दिया था हमारी टीम को। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जब वो आए, जब उन्होंने हमारी टीम के साथ इंटरेक्शन किया, तो वो यहाँ और काफी देर तक रुक के गए, मतलब 2 गुना 3 गुना समय देकर गए। और मैं आपको बताऊंगा कि इसी प्रोग्राम में उन्होंने हम लोगों को पहली बार ये डिस्क्लोज किया कि वो भी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, बीएससी किया हुआ था उन्होंने, राजनीति में आने के बाद मुख्यमंत्री बन गए। ये कुछ साइंटिस्ट के फोटो हैं, उनको आप सभी लोग जानते होंगे निश्चित रूप से। आप देखिए फोटो नंबर फर्स्ट में जो है, ये अगर मेरा पॉइंटर आपको वहां दिख रहा होगा तो आप पहचान रहे होंगे, ये अनिल काकोडकर जी हैं। अनिल काकोडकर जी ने, मैं उनके बारे में आपको बताऊं कि अनिल काकोडकर एटॉमिक एनर्जी के वो साइंटिस्ट हैं भारत में कि अभी थोड़े दिन पहले फुकुशिमा जापान में एक दुर्घटना हो गई थी एटॉमिक एनर्जी प्लांट में, आपने सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए जापान सरकार ने इनको इनवाइट किया था कि आप सॉल्यूशन बता कर जाएं। ये वहां 6 महीने रहे थे और उनको सारी चीजें समझाकर बताकर आए। तो इस एक घटना से आप इनके कद का अनुमान लगा सकते हैं। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, पूरी दुनिया इनको जानती है एटॉमिक एनर्जी की फील्ड में। दूसरे फोटो में जो ये फर्स्ट साइंटिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके कम बाल हैं, उनको आप सब जानते होंगे। ये कस्तूरी रंगन साहब हैं जो इसरो के चेयरमैन हुआ करते थे पहले। और ये चंद्रयान मिशन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। सक्सेस स्टोरी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में, जो साइंस कम्युनिकेशन का एक दुर्लभ एग्जाम्पल है देश में। और अब इसको दुनिया में भी जाना जाता है, क्योंकि अभी जो मेरे इंट्रोडक्शन में दो दो चीजें बोली गई थी, पीसीएसटी और एचएससीआई, मैं उनके बारे में एक एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ। नोट कर लें आप इनको चाहें तो, ये आपके काम आने वाली चीजें हैं। पीसीएसटी तो इंटरनेशनल, ये दोनों इंटरनेशनल मंच हैं तो साइंस कम्युनिकेटर्स के, और इनके हर 2 साल में जो सम्मेलन होते रहते हैं कहीं कहीं किसी भी देश में। तो 2010 में पीसीएसटी का 11th कॉन्फ्रेंस भारत में हुआ था, उसके आयोजक मंडल में हम लोग थे। और वो इतना सफल हुआ कि आज भी पूरी दुनिया के लोग, इस फील्ड के, साइंस कम्युनिकेशन फील्ड के, पूरी दुनिया के लोग आज भी उस सम्मेलन को याद करते हैं। यानी उससे बड़ा, उससे अच्छा अभी तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो पाया है। और जो दूसरा मैंने आपको बताया था वो है एचएससीआई, 6th एचएससीआई अहमदाबाद की साइंस सिटी में हुआ था। ये दोनों आपको वेबसाइट पर गूगल करने से मिल जाएंगे, इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और ये अगले आयोजन कहाँ हो रहे हैं आप उनमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साइंस कम्युनिकेशन पर बेस्ड आपका रिसर्च पेपर वहां भेज सकते हैं। अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो ये लोग आपको उसी देश में इनवाइट करेंगे, और इनवाइट करेंगे, आप इनविटेशन लेटर भारत सरकार के डीएसटी, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वहां उसको सबमिट करेंगे। और
आने जाने के लिए पैसा मांगेंगे, ग्रांट मांगेंगे, तो वहां वो पैसा देने का प्रोविजन है। तो आप उन चीजों को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो सक्सेस स्टोरी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसमें कई वैज्ञानिक और जो विज्ञान से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उसके मेंबर हैं, जुड़े हुए हैं। टीम, एक बहुत बड़ी टीम मिलके काम करती है। तो मैं आपको बता दूं कि 24 ईयर्स में ये आंकड़ा 10,000 से ऊपर चला गया है। यानी 10,000 से ज्यादा साइंटिस्ट और साइंस से जुड़े लोग अब जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जुड़े हुए हैं। तो सामाजिक सरोकारों की बात जब हुई, यानी सोशल कंसर्न हमारे क्या हैं, हम विज्ञान का काम करते हैं, तो इससे समाज को क्या भला होगा या कैसे भला हो सकता है, उन चीजों की बात जब हुई तो वैज्ञानिक लोगों ने मिलकर जो राजस्थान में राजस्थान साइंस कांग्रेस की स्थापना करी, और वो अभी प्राइमरी स्टेज पर चल रही है। उसके 9 या 10 आयोजन हो चुके हैं, अभी तक 9 आयोजन हो चुके हैं, 10वां होने वाला है। इस बार शायद चित्तौड़ की किसी यूनिवर्सिटी में होने वाला है, बातचीत चल रही है। तो जैसे ही फाइनल होगा आपके पास भी इनविटेशन आएगा, आप लोग भी उसमें भाग लें। और इस तरह के कई आयोजन आपको मालूम होंगे। IISF जो अभी बहुत जो मतलब अच्छे लेवल पे चल रहा है, आपने उसके बारे में सुना होगा। वहां भी आप जैसे लोग, जो रिसर्च के लोग हैं, वो जाते हैं, अपना साइंस पर अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। और एक इंडियन साइंस कांग्रेस है जो कि उसको 108 साल हो चुके हैं, वो भी लगातार चल रही है। इस तरह के आयोजनों पर आप नजर बना के रखें। जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं तो उनको दूसरे रिसर्चर्स से मिलने का मौका मिलता है वहां पर, और अपने हमारे जो विचार हैं, थॉट्स एक्सचेंज का मौका मिलता है, और बड़े साइंटिस्ट से हमारे टॉपिक पर कुछ नई चीजें हमको सीखने का अवसर मिलता है। तो सामाजिक सरोकारों में एक नई चीज मैं आपको बता दूं कि जब ये राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम बने 2002 में, तो हमने उनको एक बधाई पत्र लिखा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कुछ कॉपीज उसके साथ अटैच करके भेजी थी। तो वो चूंकि विज्ञान मतलब वैज्ञानिक थे, ये तो आप सबको मालूम है ना कलाम साहब के बारे में, वो वैज्ञानिक थे, इसलिए उनको विज्ञान की बातें ज्यादा पसंद आती थी। अगर कोई भी नई चीज उनके सामने रखता था तो वो उसको पूरा समझने की कोशिश करते थे। तो हमने विज्ञान के अखबार का कंसेप्ट उनको बताया कि ये हम काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारी टीम को राष्ट्रपति भवन में मिलने के लिए बुला लिया। और बुला लिया तो हमने सारी कहानी उनको सुनाई, उनको बहुत अच्छा लगा ये कंसेप्ट। और उन्होंने कहा कि आपको फंडिंग की प्रॉब्लम जो है भारत सरकार की तरफ से नहीं आने दी जाएगी। तो वो फंडिंग आज तक लगातार चल रही है। कलाम साहब ने जब से हमें आश्वासन दिया, लगातार 2002 के बाद फंडिंग आज तक रेगुलर है। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब वो आए थे एक बार जयपुर, तो उन्होंने हमारी टीम को फिर याद किया। 6 बार उन्होंने हमें बुलाया कम से कम अपने प्रेसिडेंशियल ईयर्स में। तो जब हम गए एयरपोर्ट पे मिलने, तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन लेके गए। उसमें हमने उनको ये सुझाव दिया था कि स्कूल के लेवल पर अगर साइंस क्लब की स्थापना हो जाए, आप जहां से पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स लोग, रिसर्च स्कॉलर्स, तो वहाँ किसी स्कूल में साइंस क्लब भी हुआ होगा, रहा होगा। तो इस तरह के साइंस क्लब्स अगर स्कूलों में बना दिए जाएं तो छोटी छोटी एक्टिविटी जो बच्चों के साथ होंगी, तो हमारे बच्चे जो कल के नागरिक बनेंगे वो साइंटिफिक टेम्पर के साथ ही बड़े होंगे, ऐसा विचार हमने उनको दिया। तो वो विचार उनको पसंद आया, और उन्होंने जाकर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से जो वहां से 2 लेटर्स रिलीज किए। दोनों लेटर्स की फोटो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। वो लेटर्स एक तो मुझे मिला क्योंकि मैंने उनको वो प्रेजेंटेशन दिया था, और एक राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी महोदय को मिला, और उसमें लिखा था कि ये विचार अच्छा लगा है राष्ट्रपति महोदय को, तो इसको हो सके तो इम्प्लीमेंट किया जाए राजस्थान स्टेट में, बाकी देखकर फिर बाद में दूसरे स्टेट्स भी इसको फॉलो कर सकेंगे। तो ये राष्ट्रपति भवन से जब कोई चिट्ठी आती है इस तरह की, तो सरकार उस पर एक्शन लेती है। एक्शन लिया गया। उस समय के मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा करी 18 तो शायद 18 करोड़ रुपए की एनुअल, और उसके बाद 5,000 स्कूलों में साइंस क्लब बनाए गए, और वो अब चल रहे हैं। जैसे भी चल रहे हैं वो अलग स्टोरी है, तो उस पर कभी फिर बात करेंगे, मौका मिलेगा तो ये वो फोटोग्राफ्स हैं कि जहाँ वो प्रेजेंटेशन दिया गया कलाम साहब को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण।
और साइंस क्लब्स के बारे में। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कॉन्सेप्ट को। ये नीचे वाले फोटो में जो आप इधर देख रहे हैं, लंबी हाइट का जो एक साइंटिस्ट है, उनको जानते होंगे आप, आपने नाम सुना, CSIR के सबसे लंबे समय तक DC रहे ये। इनका नाम है आर्य माशेलकर और ये लगभग 11 साल तक इन्होंने CSIR का संचालन किया। CSIR वही है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि भारत का पूरा साइंस CSIR से निकला हुआ है। ये कुछ और फोटोग्राफ्स हैं ये प्रमोट करते हुए। यहाँ आप देख रहे होंगे अनुपम खेर कहाँ से आ गए। साइंस की बात हो रही है, अनुपम खेर का क्या लेना देना है? तो मैं आपको बता देता हूँ, अनुपम खेर का लेना देना इसलिए है कि उस समय की बात है जब इनको जो भारत सरकार ने NSD का डायरेक्टर बनाया था। NSD आप जानते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स। तो NSD का जब डायरेक्टर बनाया था तो हमारी टीम इनसे जाकर मिली कि आप जो है ड्रामा में साइंस को डालिए। साइंस की कुछ फिल्में, ड्रामा या थिएटर होंगे तो आपने देखा होगा फिल्मों से कोई भी चीज का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से हो जाता है और हम बहुत अच्छे से चीजों को समझ जाते हैं। 3 इडियट में कुछ इस तरह की बात की हुई थी फिल्म में, तो वो जिसने भी देखी है वो भूल नहीं पाता उसको। तो हमने इनको अनुरोध किया तो कुछ इन्होंने साइंस के ड्रामा वहां प्लान किए और हमारे आप जैसे लोगों को साइंस में जो रुचि रखते हैं वहां उनको एक्टिंग का अवसर भी मिला। और एक्टिंग का अवसर मिलता है तो मोटा पैसा आपको मिलता है, वो आप जानते हैं सारी चीजें, फिल्म स्टार्स कितने पैसे वाले होते हैं। वो सारी चीजें देखी हमारे कई साइंस के जो लोग जिनको मतलब इस फील्ड में रुचि थी वो चले गए और वो आज भी एक्टिंग में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये R चिदम्बरम साहब हैं दूसरे फोटो में। R चिदम्बरम जो हैं वो प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार रहे लंबे समय तक। और अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, आपने नाम सुना होगा, दी लल्लन टॉप। वहां जाएं और वहां इनका नाम टाइप करें। इनका एक 1.25 घंटे का इंटरव्यू है जिसमें कि इनकी पूरी जीवनी एक तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी, सुनने को मिल जाएगी। और ये तीसरे फोटो में भैरव सिंह जी शेखावत हैं, आप सब जानते हैं, राजस्थान के बड़े नेता, मुख्यमंत्री रहे पहले, फिर उपराष्ट्रपति भी बने ये। लेकिन इनके बगल में जो एक और इंसान बैठे हुए हैं हाथ मुंह पर उंगली लगा करके, उनको शायद आप लोग कम जानते होंगे, बच्चे लोग, सीनियर्स तो सभी जानते होंगे। ये राजस्थान पत्रिका के मालिक है गुलाब कोठारी जी। मैं आपको शुरू में मैंने आपको अनुरोध किया कि कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे भी होने चाहिए जो कि लोगों को जॉब देने की स्थिति बना सकें। हमारी टीम ने जॉब देने की स्थिति बनाई। तो पहले तो बहुत आप देखेंगे, शुरुआत जब कोई नई चीज की आप करते हो तो काफी आपको जो है क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। हमने इस फॉर्म में क्रिटिसिज्म को झेला कि इतने बड़े बड़े अखबार बंद हो जाते हैं, तुम क्या साइंस का अखबार चला पाओगे, नहीं चलेगा, कौन पढ़ना चाहता है साइंस को न्यूज़पेपर की फॉर्म में, ये वो ढेर सारी बातें हमने सुनी। लेकिन जब चीजें स्टेब्लिश हो जाती हैं तो वही 3 इडियट का डायलॉग लोग बोलने लगते हैं, मुझे मालूम था कुछ ना कुछ तो अलग हटके करेंगे ये लोग। तो बाद में आपको सरकार से और आपको समाज से सब एप्रिसिएशन मिलने लगते हैं। वो उनके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लगाए हैं आपके सामने, ये परिचय में भी बोल दिए गए थे ये हालांकि। और ये लेटेस्ट है 2023 का विज्ञान भवन में। ये सूद साहब हैं, मतलब सूद साहब आज की सरकार के, ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और ये इधर जो खड़े हैं सफेद बाल वाले, ये पहले के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, इनके बाद यही बने अभी तुरंत। और मंत्री महोदय को आप सभी जानते ही हैं, विज्ञान के मंत्री हैं जो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि साइंस कम्युनिकेशन की फील्ड इतना उभरता हुआ फील्ड है कि आप अपनी यहाँ अगर किस्मत आजमाएंगे तो इंटरेस्ट तो रहेगा ही हमेशा। यानी जो विज्ञान हमने पढ़ा है वो लोगों तक पहुंचाने का इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है। और जब आप किसी को विज्ञान समझाते हैं और उसको समझ में आता है तो
उस समय जो फीलिंग्स होती हैं आपकी और समझने वालों की, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं हो सकता। वो बहुत ही अलग और दुर्लभ होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। तो वो आपके जीवन में आएंगे ऐसे क्षण, मुझे ये उम्मीद है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप साइंस कम्युनिकेशन में रुचि रखते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पढ़ना चाहते हैं निःशुल्क, जैसा मैंने आपको कहा था शुरू में, तो एक नंबर नोट कर लीजिए। वो मेरा नंबर है, टीचर्स के पास भी है, 9414052453। इसको आप सेव करके टेलीग्राम ऐप पर जाएंगे तो वहां आप ज्वाइन कर पाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सारे अंक निःशुल्क आपको मिल जाएंगे, जो जिसको जितना पढ़ना सर चाहता है। रिपीट करना एक बार नंबर प्लीज। हाँ सर, लिखिए 94140, फिर लिखिए 52453। तो आप स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर ऊपर पुराने पुराने अंक आते जाएंगे और नीचे नीचे सबसे लेटेस्ट अंक होगा। आज 16 तारीख है तो आज का ही अंक होगा। 1 और 16 तारीख को ये पब्लिश होता है हमारा ये पाक्षिक वाला इशू। तो आज तो आपको आज का ही ताजा मिलेगा है बाई चांस, लेकिन फिर 1 तारीख को आएगा अगला। तो आपके पास बहुत सारा डेटा आर्काइव के रूप में उपलब्ध हो जाएगा इसमें। तो जब भी जैसा आप चाहें, समय मिले, फुर्सत मिले, पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए। ये बात साइंस कम्युनिकेशन की, ये बातें तो अथाह हैं और इतना बड़ा फील्ड हो चुका है ये आज की तारीख में कि जितनी भी साइंस की लेबोरेटरीज हैं वहां साइंस कम्युनिकेशन के लोगों की जरूरत महसूस की जा रही है बहुत अच्छे से। हालांकि टेम्परेरीली ये सारा काम अभी जो साइंटिस्ट को ही दे रखा है कि आप ही साइंस कम्युनिकेट करें, पर साइंटिस्ट साइंस करते हैं, उनकी जो भाषा होती है वो बहुत टेक्निकल होती है और उनका लिखा हुआ जो रिसर्च का पेपर है वो रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश होता है। और आपको मालूम है रिसर्च जर्नल्स को रिसर्च वाले लोग ज्यादा पढ़ते हैं, और जब वो चीज कोई पॉपुलर साइंस में कन्वर्ट होकर आ जाती है उनकी रिसर्च, तो हम उसको साइंस कम्युनिकेशन करके पॉपुलर साइंस में हम आम आदमी के पढ़ने वाला जो मीडिया है, सुनने वाला, देखने वाला जो मीडिया है, उसमें पब्लिश करते हैं। तो वो चीज आम आदमी तक पहुंचती है और हर आदमी ये चाहता है कि उसने जो भी अच्छी मेहनत करके जो काम किया है साइंस की फील्ड में वो लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए। और जरूर पहुंचना चाहिए की बात जब भी आती है तो साइंस कम्युनिकेशन की बात आती है। तो अब हमारे देश में जितने भी अच्छे लेवल पर साइंस हो रहा है उसको कम्युनिकेट करने की जरूरत भारत सरकार ने भी बड़े अच्छे लेवल पर महसूस की है। तो हम सोच सकते हैं कि इसमें जो है वो बड़े लेवल पर अच्छा काम होने की पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जो सवाल पूछना चाहें वो जरूर पूछें मुझसे, और मैं तो बल्कि ये कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को एक सवाल तो पूछना ही चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर हाँ जी। जैसा आपने कहा कि रिसर्च पेपर्स, हम भी जब अभी लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं तो इतने इनकी जो लैंग्वेज है रिसर्च पेपर्स की वो इतनी टेक्निकल है कि जो हम कहते हैं कि साइंस कम्युनिकेशन, तो वो एक नॉर्मल इंसान उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो तो सर ये यही बहुत। बिल्कुल आपने सवाल जो पूछा है बिल्कुल पॉइंट का ही पूछ लिया है कि ये आप लोगों का और हमारा काम है कि हम उस साइंस को समझें, क्योंकि हमने वो साइंस पढ़ी है। तो वैज्ञानिक की साइंस को हम समझें, अगर कहीं दिक्कत है तो उनसे अपॉइंटमेंट लेके, टाइम लेके डिस्कस कर लें, उसको समझ लें अच्छे से, फिर उसको ऐसी भाषा में या ऐसे फॉर्मेट में हम उसको क्रिएट करें कि आम आदमी को समझ में आ जाए। तो बीच की कड़ी, आम आदमी के और वैज्ञानिक के बीच की कड़ी आप हैं। तो पहले आप उसको समझेंगी नहीं तब तक समझा नहीं पाएंगी। इसलिए पहले हमें समझना जरूरी है, फिर हम उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दूसरों को समझाएंगे तो वो उनको निश्चित रूप से समझ में आएगा। जी सर, थैंक यू सर। और कोई सवाल? ये सवाल जब नहीं पूछे जाते हैं तो दो स्थितियां आती हैं निकल कर। एक तो सब कुछ समझ में आ गया तो कोई सवाल नहीं बचा, और दूसरी ये है कि कुछ भी समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला 1 घंटे में। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आज का लेक्चर बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर है और काफ़ी कुछ सीखा हमने इस लेक्चर से आज के से। और फॉर फ्यूचर यदि नीड होगी तो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। और हम चाहते हैं कि लोगों को नौकरियां देने वाले में से हम बने। मेरी तो सोच ये है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपकी।
थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, आपके जो ऑर्गेनाइजर या टीचर्स बैठे हैं तो पूछ के बताएं प्लीज कि क्या डिस्कनेक्ट कर लें या अभी रुकें। Okay, sir. Can you leave, sir? Thank you, sir. ओके ओके, वेलकम सर। Thank you, sir. हाँ सर, इसके बाद जो 2 से 5 वाला सेशन है वो तो उसी लिंक पे होगा ना सर, ज्वाइन पुनः जो पहले वाला लिंक है।